सिर्फ टेलविंड सीएसएस यूज़ किया। टेलविंड सीएसएस यूज़ करने की सबसे एक बड़ी वजह यह है कि टेलविंड सीएसएस आपका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। ठीक है। अच्छा, टेलविंड सीएसएस में होता क्या है? टेलविंड सीएसएस जैसे में हमने क्या डिस्कस किया, फ्रेमवर्क्स आपके काम को आसान बनाते हैं। तो भैया जब काम आसान होता है तो आप वही चीज़ यूज़ करते हैं। अच्छा, अब किस तरह काम आसान हो रहा है? जैसे नेक्स्ट जेएस ने आपको खुद से बता दिया कि भाई ये इस तरह एक फोल्डर बना लेना, सिंपल एक फाइल बना लेना, आपका राउट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। इस तरह टेलविंड सीएसएस में सीएसएस की प्री डिफाइंड क्लासेस, प्री का मतलब पहले से डिफाइन की हुई क्लासेस आपको मिलती हैं। अब आपको खुद से सीएसएस लिखने की ज़रूरत नहीं है। टेलविंड सीएसएस बोलता है कि भाई मैंने खुद से क्लासेस बना दी हैं, आप अपना टाइम सिर्फ उन क्लासेस को अप्लाई करने में इन्वेस्ट करो। खुद से सीएसएस मत सोचो, मत लिखो, सिर्फ उसको जो है वो आप अप्लाई करने में अपने टाइम को इन्वेस्ट करो। ठीक है। तो प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं टेलविंड सीएसएस में। अच्छा, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है इसको प्रूव करने की कि नेक्स्ट जेएस को है ना दुनिया यूज़ करती है, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट जेएस को अब पूरी दुनिया यूज़ करती है। जब आप नेक्स्ट जेएस का एक फ्रेश प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं ना, तो नेक्स्ट जेएस खुद आपसे पूछता है कि क्या आपको टेलविंड सीएसएस चाहिए, ऐसा है कि नहीं? तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो चीज़ जिसको पूरी दुनिया यूज़ कर रही है, वो चीज़ खुद आपसे पूछ रही है कि आपको ये चाहिए कि नहीं। तो अब आप सोचें कि टेलविंड सीएसएस का सिग्निफिकेंस कितना है कि एक मेजरली यूज़ होने वाली चीज़ नेक्स्ट जेएस खुद आपसे पूछ रही है भाई कि आपको टेलविंड सीएसएस चाहिए कि नहीं। वो क्यों किसी और दूसरे फ्रेमवर्क का नहीं पूछ रही? तो टेलविंड सीएसएस की जो है भाई आपके पास ये सिग्निफिकेंस है। अच्छा, अब आज का हमारा टॉपिक टेलविंड सीएसएस का इंट्रोडक्शन आपको पता ही था, मैंने दोबारा थोड़ा सा दे दिया। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लेक्स बॉक्स लेआउट यूजिंग टेलविंड सीएसएस। अच्छा जी, अब आप जब अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करने बैठते हैं ना, तो आपके पास दो तरह के लेआउट्स अवेलेबल होते हैं। एक होता है ग्रिड लेआउट, दूसरा होता है फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है। एक होता है ग्रिड, दूसरा होता है फ्लेक्स लेआउट, फ्लेक्स बॉक्स। जो आपके लेआउट्स बनते हैं अब आज की सीएसएस में, वो बनते हैं फ्लेक्स बॉक्सेस से। ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स की क्लासेस यूज़ करके आप जो है वो अपना लेआउट बनाते हैं। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये लेआउट वगैरह होता क्या है। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, पहले जैसे इन्होंने बताया कि पहले जो है हम ग्रिड यूज़ करते थे। ठीक है। अब जाहिर सी बात है चीज़ें एडवांसमेंट तक जाती हैं, तो फिर हमारे पास ग्रिड की जगह क्या आया? फ्लेक्स आया। फ्लेक्स ने क्या किया हमारे लिए? फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्स तो मज़ीद फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हुई हमारे लिए कि हम एट अ टाइम बहुत सारे जो अपने डेव्स हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उनको स्पेस दे सकते हैं, और बहुत सारे जो है इसमें हम लेआउट के अंदर बेसिकली फ्लेक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। फर्दर ये तो आप लोगों को वेनिला का पता है, लेकिन जो आपके लिए टॉपिक है आज का वो ये है कि टेलविंड के थ्रू हम कैसे फ्लेक्स करेंगे। समझे? अगर आपने फ्लेक्स टॉपिक आपको अंडरस्टैंड हो गया ना आज, तो फिर आप किसी भी वेबसाइट को आराम से, मतलब वेबसाइट का लेआउट बना सकते हैं, पूरी वेबसाइट का लेआउट बना सकते हैं आप लोग। तो समझिए कि एक तरह से हार्ट है ये फ्लेक्स जो है, वो क्या है आपकी वेबसाइट का लेआउट का हार्ट है, कि अगर आपने इसको सीख लिया ना तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे, आप फिर बहुत तेज़ी से काम करेंगे। तो अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो सिस्टम पे रखिएगा, आई मीन स्क्रीन पे रखिएगा, और कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ लाजमी पूछिएगा बीच में। ठीक है। ओके जी, आप लोगों को नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन तो आती होगी, बट एक छोटा सा ट्विस्ट है कहानी में। वो ये है कि 3 हफ्ते पहले नेक्स्ट जेएस ने अपना एक लेटेस्ट वर्जन रिलीज़ किया। ठीक है। नेक्स्ट जेएस 15। हमने जब इस क्वार्टर को शुरू किया था तो हम 14 पे थे। अच्छा, 15 रिलीज़ तो हो गया,
बट अभी रिएक्ट JS 15 जो है वो स्टेबल नहीं है। और जब भी मार्केट में कोई चीज़ स्टेबल नहीं होती ना, अनस्टेबल होती है, तो आप उस पर कभी भी काम नहीं करते। तो आज के बाद से जब भी आप Next.js की एक नई एप्लीकेशन बनाएंगे, आप एक स्पेसिफिक वर्जन के साथ बनाएंगे। आप कभी भी जो है वो लेटेस्ट वर्जन नहीं बनाएंगे। मैं सिर्फ अभी फ़िलहाल इस क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। होपफुली Next.js वाले इसको एक आध महीने में फिक्स कर देंगे या इसको स्टेबल कर देंगे। जैसे ये स्टेबल हो जाएगा, हम लेटेस्ट वर्जन पे आ जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए हम एक स्पेसिफिक वर्जन को यूज़ करेंगे। एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे npx। हर चीज़ से मैं पूरी कमांड से मैं बस एंड में थोड़े से चेंजेस हैं। npx स्पेस क्रिएट डैश नेक्स्ट डैश ऐप, यहाँ तक सब सेम रहेगा। आज तक आप क्या करते थे, ये लिखते थे, एंटर कर देते थे, लेटेस्ट वर्जन आपके पास इंस्टॉल हो जाता था। सही है। अब एक आप काम ये करेंगे एडिशनल, कि जैसे ही आप ये कमांड लिखेंगे, इसके फौरन बाद विदाउट एनी स्पेस, बगैर कोई स्पेस दिए कुछ भी किए, आप लिखेंगे एक @ का साइन। npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप @14.2.2। ये आपने क्या किया, Next.js को बताया। आपने कहा npx भाई मेरी एक Next.js की एप्लीकेशन को क्रिएट करो। @ के बाद उसका आपने वर्जन बताया कि भाई Next.js का मेरे पास एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल करो जिसका वर्जन ये हो, और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। अब आपको पता है ये आपसे पूछेगा कुछ सवालात, मैं इसको यस कर देता हूँ। अच्छा, अब आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि कलर इसका चेंज हो गया, पता नहीं क्यों। यहाँ पे इसने लिखा है प्रोजेक्ट नेम, मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। टाइप स्क्रिप्ट मैंने किया यस, ESLint यस। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो भी हमने 2 मिनट पहले डिस्कस की, ये मुझसे सवाल पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू यूज़ टेलविंड CSS। अभी हमने क्या डिस्कस किया, Next.js को दुनिया यूज़ करती है, और जो दुनिया यूज़ कर रही है वो खुद आपसे पूछे टेलविंड CSS चाहिए, मैं इसको बोल दूंगा यस। ठीक है, मैंने इसको कर दिया यस। फिर ये मुझसे सवाल पूछ रहा है, हर सवाल को हम डिफ़ॉल्ट जाने देंगे। अभी मेरे पास एक Next.js एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। ये जैसे ही शुरू होते हैं हम अपनी पढ़ाई को आगे कर जो है वो बढ़ाएंगे। अच्छा, आज के बाद जब भी आप लोग क्लास में आए, होपफुली आपकी ये प्रैक्टिस होगी, तो मैं भी आपको एक बता दूं ऐसे ही, कि जब भी क्लास में आए Next.js का एक फ्रेश प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके आएँ, ताकि जब भी आप यहाँ आए आपको इंस्टॉलेशन में टाइम ना लगे, और एक ही प्रोजेक्ट में सारे काम मत कीजिए, ताकि कल को जाके आपको खुद जब आप अपना प्रोजेक्ट देखें तो आपको ये जहन में सवाल ना आए कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ चली गई। तो हर चीज़ घर से पहले करके लाए, नया प्रोजेक्ट इंस्टॉल विद दिस वर्जन। मैं ये कमांड दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग इसको चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, और एक और चीज़ के जो है एक नया इनिशिएटिव है, अब जितना भी कोड होगा ना हमारे पास वो सारा हम गिटहब पे डाल देंगे अपना ना। तो फिर वो जो आपकी टेंशन रहती है कि जी कोड मिस ना हो जाए, फिर हम घर जाके ढूंढेंगे, किस तरह प्रॉब्लम हो जाती है, कोड नहीं मिल पा रहा होता। तो वो सोल्यूशन आपका ये है कि जितना भी कोड होगा सारा एक रिपॉजिटरी के अंदर क्लास की डेट के साथ या क्लास की उसके साथ जो है वो मेंशन कर दिया जाएगा पूरा कोड। ठीक है, या तो सर अपने इस पे डाल दें गिटहब पे, या मैं अपने गिटहब पे डाल दूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि गूगल फॉर्म बनाया है, वो डिस्कॉर्ड पे आज इंशाल्लाह आ जाएगा। तो जो असाइनमेंट्स आपने क्लास 1 से किए थे, जो भी हम लोगों ने असाइनमेंट्स बनाए थे, पहले हमने एक सिंपल एक वेब पेज का बनाया था, याद है असाइनमेंट 1। असाइनमेंट 2 हमने एक आर्टिकल लिखवाया था जिसमें हमने डिफरेंस बताया था कि जो है क्या डिफरेंस है बिटवीन Next.js एंड React.js। ठीक है, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी थॉरली स्टडी हो जाए कि भाई React.js में और Next.js में क्या डिफरेंस है, किसकी वजह से जो है एकदम React इतनी पॉपुलर होने के बाद एकदम से डाउन हो गया, और फिर Next जो है वो एकदम पॉपुलर हो गया। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेट जो हमने बनाया था असाइनमेंट, वो क्या बनाया था हमने, पेजेस तो बनवाए थे। उसके बाद टेलविंड CSS के ऊपर एक वेबसाइट बनाने की दी थी, ताकि जो है गवर्नर हाउस की, ताकि आप लोगों का जो है थोड़ा सा एटलीस्ट कुछ बनाएं तो आप लोगों को अचीवमेंट महसूस हो कि हाँ ठीक है हमने ये बनाया, अचीवमेंट हुई है। तो कितने लोगों ने बनाया था वैसे बाय द वे?
गवर्नर हाउस की वेबसाइट। क्या चीज़ साथ खड़ा किया हुआ, क्या चीज़? गवर्नर हाउस। मेरी आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों तक वैसे? मेरी आवाज़ आ रही पीछे तक? आ रही नहीं, आ रही है वहाँ तक? तो ये हिलजुल क्यों नहीं हो रही यहाँ पे? अच्छा बहरहाल, तो जिन जिन ने बनाई थी वेबसाइट, प्लीज़ वो सारे अपने लिंक्स जो डिप्लॉय किया हुआ गिटहब पे लिंक डाल दीजिएगा। और अभी जो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉलेशन में, मैं बहुत सारी देख रही हूँ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, इसी वजह से आ रही है कि हमने @latest करके सीखा था। तो माइट बी पॉसिबल आप @latest करके ही जो है अपनी वो एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, तो आप @latest करके ना आप एप्लीकेशन क्रिएट कीजिएगा, उसके अंदर वर्जन डाल दीजिएगा। जैसे हम टाइप स्क्रिप्ट में वर्जन डालते थे 5.2 पॉइंट समथिंग का वर्जन डालते थे टाइप स्क्रिप्ट में, याद है? इसी तरीके से अब नेक्स्ट.जेएस के अंदर आप लोगों ने वर्जन डालना है 14.2.2 का, ताकि आप लोग जो है प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? सॉल्व हो चुका है। ठीक है सर, देखिए इसमें SRC है, ऐप है। अच्छा, अब हम ये सारी चीज़ों से आप फेमिलियर है, इसमें हमें डीप में जाने की नीड नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताएं, चलें, SRC है, ऐप है, इसके अंदर मेरी कौन सी ऐसी फाइल है जो मेरा एंट्री पॉइंट होगा? page.tsx मेरा जो है वो इस प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट होगा। एंट्री पॉइंट मतलब कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो मेनली कहाँ से शुरू हो रहा है। अगर मैं इसका एक नॉर्मल इस तरह का एक व्यू देखूं तो आपको कुछ इस तरह ही यहाँ पे मिलता होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों से आप फेमिलियर हो। ठीक है, एक लेआउट से फेमिलियर होंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखी है, गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग src/page.tsx, यानी ये खुद भी आपको बता रहा है कि भाई अपनी एडिटिंग जो स्टार्ट करनी है या अपने प्रोजेक्ट में कुछ भी चेंजेस स्टार्ट करने हैं, कोडिंग लिखना स्टार्ट करनी है, तो वो इस src ऐप page.tsx से आप स्टार्ट करेंगे। हम देखें यहाँ पे भी हमारे पास यही है SRC, इसके बाद एक ऐप और यहाँ पे page.tsx। तो हम यहीं पर हैं और हम यहाँ पे आगे फिलहाल सारा कोड जो है वो रिमूव कर देते हैं, और हमने कर दिया। ठीक है, और जब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो बिल्कुल क्लीन हो गई। ऑफ कोर्स ये अभी एक मुझे मसला करेगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, सही है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल स्मॉल लेटर्स में जब मैंने इसको जूम कर दिया तो यहाँ पे हेलो लिखा है। ये वही हेलो है जो मैंने SRC, ये देखें, अब आप थोड़ा नोट करें मेरा कर्सर कहाँ पर, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? ये देखें यहाँ पे सबसे पहले SRC लिखा हुआ है, फिर ऐप लिखा हुआ है, और इसके बाद page.tsx लिखा हुआ है। हम उसी फाइल में अभी स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, अब शुरू करते हैं टेलविंड CSS से। आपने जब प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया तो टेलविंड CSS आपने इंस्टॉल की। अब टेलविंड CSS की इंस्टॉलेशन हम देखें कहाँ कि वो सही से हुई भी है कि नहीं। इसके लिए आप यहाँ पे आएंगे, एक आपके पास और फाइल होगी globals.css के नाम की। ठीक है, अब globals.css की फाइल में आए और आपके पास यहाँ पे 3 लाइन लिखी हुई, टेलविंड बेस, टेलविंड कंपोनेंट्स, टेलविंड यूटिलिटीज। ये क्या है, क्यों है, इसकी हमें डिटेल में जाने की नीड नहीं है। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास लिखी हुई हैं, इट मीन्स आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो वेरीफाइड है। इसको वेरीफाइड करने के एक दो तरीके और हैं। एक तो आप globals.css में आके देख लें कि आपके पास ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं कि नहीं। दूसरी चीज़, आप अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में आइए और यहाँ पर देखिए आपके पास एक सेकंड लास्ट में टेलविंड config.ts की फाइल बनी हुई है। ये 2 चीज़ें हैं जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी इंस्टॉलेशन सही हुई है कि नहीं। सही है, अभी हमारे पास ये है तो हम यहाँ पे इसको चला लेते हैं। अभी ये जो नीचे जो बाकी का कोड लिखा हुआ है इसको फिलहाल आप हटा दीजिए, मैंने हटा दिया, आप भी हटा दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। इसको एक और तरीका वैसे तो हो चुका है, यहाँ पे लिखिए क्लास नेम
और यहाँ पे एक क्लास दे दीजिए टेलविंड CSS की, इस तरह से जो आपने रेड कलर दे दिया, यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है। वेरी वेल डन, आपकी टेलविंड CSS यहाँ पे इंस्टॉल हो गई। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं फ्लेक्स बॉक्स। अच्छा, फ्लेक्स बॉक्स स्टैंडर्ड बन चुका है CSS लिखने का, सही है। पहले क्या होता था, एक डिस्प्ले, आप टेलविंड CSS आप उसी वक्त पढ़ पाएंगे जब आपको CSS आती होगी, सही है। अगर CSS नहीं आती तो आई एम सॉरी, आप लोगों को ये वीडियोस प्रोवाइड कर दी गई थी, इंटरनेट पे भी बेतहाशा रिसोर्सेज मौजूद हैं। अगर पहले जो आपके लेआउट्स बनते थे वो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक या ब्लॉक पे बनते थे, अब आपके जो लेआउट्स बनते हैं वो या तो फ्लेक्स बॉक्स पे बनते हैं या ग्रिड सिस्टम पे बनते हैं। हम इस वक्त फ्लेक्स बॉक्स को पढ़ रहे हैं। हम फ्लेक्स बॉक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे ही हम एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे इसको। अगर हमने इसको एक्सटेंसिवली पढ़ लिया, हमें अच्छे से समझ आ गया, तो हमें ग्रिड सिस्टम समझने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, सही है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपने टेलविंड CSS। सबसे पहले काम करते हैं, एक लेआउट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आ गया। अब आप मुझे एक बात बताएं, सपोज करें ये एक मेरा वेब पेज है, बड़ा सा बॉक्स, सही है। ये मैंने एक बॉक्स बना दिया, ये मेरा एक जो है वो वेब पेज है। अब वेब पेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं भाई, सबसे पहले एक अदद होता है मेरे पास नेविगेशन बार, सही है। फिर मेरे पास एक चीज़ होती है सबसे एंड में फुटर। नेविगेशन बार बोल लें आप, इसको नेव बार बोल लें, हेडर बोल लें, एक ही बात। बीच में मेरे पास कुछ और मज़ीद लेआउट्स होते हैं जो इस तरह बेस करते हैं कि भाई एक लाइन है उसमें दो कंपोनेंट्स इस तरह से आ रहे हैं, फिर नीचे एक सेक्शन है जिसमें 3 कार्ड्स कुछ इस तरह से बने हुए हैं, ठीक है। ये आपने हर वेबसाइट पे देखा होगा। अब इसकी थोड़ी सी हम टेक्निकल डिस्कशन में जाते हैं। आपके पास सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखने की है फ्लेक्स बॉक्स से पहले, कि भाई आपका जो एक वेब पेज होता है ना, जैसे हमने ये बनाया शुरू से लेके आखिर तक, इसको एक और बार हम बना लेते हैं। ये जो भाई आपका वेब पेज है ना, ये 12 कॉलम्स के ऊपर निर्भर करता है। योर वेब पेज कंसिस्ट ऑफ 12 कॉलम, सही है। इस बात को याद रख लेना। जब भी आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाना शुरू करते हैं, तो आप कोई भी सेक्शन भी बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसको लेआउट्स में ब्रेक करते हैं। कितने कॉलम्स में वो बन रहा है उसमें आप उसको तोड़ते हैं, सही है। आई रिपीट भाई, जब भी आप कोई लेआउट बनाना शुरू करते हैं तो आप उसको कॉलम्स में डिवाइड करते हैं कि भाई ये कॉलम है, ये मेरा सेक्शन है, इसके कितने कॉलम्स हैं, उसमें आप उसको तोड़ते हैं और सेक्शन बाय सेक्शन जो है वो आप अपना डिज़ाइन शुरू करते हैं या वेब डिज़ाइन शुरू करते हैं, ठीक है। अब आपका जो कॉलम होता है ना, सॉरी जो वेब पेज होता है, वो 12 कॉलम्स कंसिस्ट करता है। उसके पास 12 कॉलम्स होते हैं जिस पे वो आप अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। अच्छा, ये 12 कॉलम्स किस तरह होते हैं, एक फॉर एग्जांपल आपका सेक्शन है, ठीक है। चलें, अब ये आप लोगों से मैंने बता दिया ना, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। आपने गवर्नर सिंह की वेबसाइट तो देखी होगी, सही है। आपके पास ये एक नेविगेशन बार है, सही है। आप मुझे बताइए, ये जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है ना, पहले से लेके आखिर तक, अभी इसमें जो कंटेंट आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, ये जो आपके पास एक नेविगेशन बार आ रहा है जो शायद ब्लू कलर का है, किसी भी कलर का है, ब्लू से मिलता जुलता है, ये कितने कॉलम्स पे कंसिस्ट करता होगा, थोड़ा सोच के बता। मैं रिपीट करता हूँ सवाल। आपका जो ये नेविगेशन बार है, अभी सिर्फ इसके कलर की मैं बात कर रहा हूँ, जो यहाँ से लेफ्ट से शुरू हो रहा है और ऑल द वे राइट तक जा रहा है, सही है। 7 भाई
एलिमेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा, मेरा सवाल सुनिए। मैंने यहाँ बनाया हुआ है, इसी तरह ये नेविगेशन बार लेफ्ट से शुरू हो रहा है, राइट पे ख़त्म हो रहा है। ये कितने कॉलम्स पे कंसिस्ट करता है? मैं इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, अच्छा चले मैं आसान करता हूँ, कॉलम छोड़ दें। इसकी विद कितनी है लेफ्ट टू राइट, कितने परसेंट की विद है? 100% की विद है भाई। ऑल द वे लेफ्ट से शुरू हो रहा है, ऑल द वे राइट पे ख़त्म हो रहा है, सही है। तो इसकी विद कितनी हुई? 100%। तो भाई आपके पास जब आप ये कॉलम बनाने बैठेंगे ना, ये नेवबार को असाइन करने बैठेंगे कि भाई आपको कितनी जगह घेरनी है, तो आप इसको 12 बोल सकते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया। 12 कॉलम्स पे ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है, सही है। अब जैसे हमने डिस्कस किया, अच्छा ये 12 हो सकते हैं, 13 नहीं हो सकते, मैक्सिमम 12 होते हैं। मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ये 12 से आगे नहीं जा सकता, 13, 14, 15 नहीं कर सकता, ये मैक्सिमम 12 हो सकता है। जो भी मैं सवाल पूछूँ ना उसको दिमाग से जवाब दें, मैं नहीं कह रहा फ़ौरन जवाब दें, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड सोच लें, ठीक है। आपका 12 कॉलम्स पे ये नेविगेशन बार डिपेंड करता है। ये लोगो आपको नज़र आ रहा है, ये 12 में से आपको क्या लगता है इसने कितने कॉलम्स घेरे हुए होंगे या कितनी विद घेरी हुई होगी? सोचे, एक बोल रहा है कोई, 2 बोल रहा है, आप लोगों के अपने दिमाग के ऊपर है। तो मैं ये काम करता हूँ, इस तरह से एक यहाँ पे नेविगेशन, सॉरी एक लोगो बना लेता हूँ, सही है। अब आप मुझे एक बात बताएं, इसने कितनी जगह घेरी होगी इस हेडिंग में? सही है। कोई 4 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको इतनी स्पेस दे देता हूँ, सही है। अब आपने क्या कहा, हमने इसको रखा फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा लोगो था उसको हमने 2 पे रखा, ठीक है। और इसको आप लोगों ने कहा कि भाई ये 5 पर है, जिसने 4 कहा वो भी सही है, जिसने 5 कहा वो भी सही है, आपके अपने दिमाग के ऊपर है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये भी हो गया, ये लोगो भी हो गया, ये हेडिंग भी हो गई। अब ये जो राइट में लिंक्स आ रहे हैं, इसकी क्या विद होगी? सोच के बताएं, 4 के 5, 6, 10, 15, तो कितनी जगह मिली? 5। वेरी नाइस। तो हमारे पास ये जो चीज़ हुई, ये 12 कॉलम्स पे कंसिस्ट हो गई, सही है। 2 + 5 सेक्शन में डिवाइड है। ये लेफ्ट सेक्शन है, एक राइट सेक्शन है। आपके पास 12 कॉलम्स की जगह है, आपको क्या लगता है इनकी कितनी विड्थ है? 6 और 6, क्योंकि आपको भाई अंदाजे से ही लग रहा है, देखते ही पता चल रहा है कि इसने आधी विड्थ पेज की घेरी भी, तो आपने कह दिया भाई ये भी 6 है, इस तरह। और जो राइट सेक्शन है, जहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज आ रही है हमारे पास, इसको कितने सेक्शंस मिले हुए? इसको भी 6 सेक्शंस मिले हुए, तो 6, ओ सॉरी, ये भी 6 और ये भी 6, 6 और 6 कितने होते हैं? 12। तो आपके पास 12 जो है वो आपको मिल गया। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरह नहीं लिखूंगा इसको page.tsx में, इसके लिए मैं एक कंपोनेंट बना लूँगा। कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है कि नहीं पता? सही है। मैं ऐप के फोल्डर के अंदर आऊँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके एक फोल्डर बनाऊँगा कंपोनेंट्स का, ठीक है, फोल्डर बनाऊँगा कंपोनेंट्स का, ठीक है। और इस कंपोनेंट्स के फोल्डर में आके देखिए मेरा माउस कहाँ पर है और कौन सा फोल्डर हाईलाइट है इस वक्त? कंपोनेंट्स का। यहाँ पे आके मैंने राइट क्लिक किया
न्यू फाइल पे क्रिएट किया, पहले न्यू फोल्डर पे क्रिएट किया था, अब न्यू फाइल पे क्रिएट किया। यहाँ मैंने लिख दिया navbar.tsx, ठीक है, जैसे page.tsx थी navbar.tsx हो गई। कंपोनेंट वैसे आपस की बातें क्या होता है कौन बताएगा, हैंड रेस करके, और फिर उसको इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो ताकि वो यूजेबल हो जाए। अच्छा, कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, उसको कंपोनेंट जो आपके होते हैं ना, दो चीज़ों में डिवाइडेड होते हैं। एक तो डेफिनेशन कंपोनेंट्स की आपको पता चल गई कि वो चीज़ जो रीयूजेबल हो, मेंटेनेबल हो। सबसे पहली चीज़ जो आती है अपना कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट्स आपके दो स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होते हैं। एक चीज़ होती है आपकी ये, कुछ याद आ रहा है, ये चीज़ Q1 में हमने बड़ी एक्सटेंसिवली की थी कि नहीं याद आ रहा है? ये चीज़ हमने Q1 में बड़ी एक्सटेंसिवली की थी, और एक चीज़ हमने की थी रिटर्न स्टेटमेंट। ये दो चीज़ें हमने Q1 में बहुत की है। तो कंपोनेंट्स का जो आपका स्ट्रक्चर होता है ना, जो दो चीज़ों में डिवाइडेड होता है, एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, दूसरा इस रिटर्न स्टेटमेंट के बाद आप लगाते हैं एक राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आप लिखते हैं अपनी HTML। ये डिफ का टैग HTML का है या Next.js का कॉन्सेप्ट है? HTML का है। तो आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं, दूसरी आपकी HTML। अब आपने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन पढ़े थे Q1 में, उसके क्या क्या फ़ायदे थे? वो रीयूजेबल होता है, मेंटेनेबल होता है, और इजी टू हैंडल होता है। तो भाई जब ये भी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है तो इसके भी वही फ़ायदे हैं। कंपोनेंट्स की दो चीज़ें होती हैं, दो तरह से हम उसको page.tsx एक्सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट नहीं किया, सॉरी। तो जो चीज़, ठीक है, ये मुझे एरर क्यों दे रहा है? कैन नॉट फाइंड स्क्रिप्ट के लिए, एंड टू बी मोर प्रिसाइज टाइप स्क्रिप्ट के लिए ये दोनों navbar अलग अलग हैं। केस सेंसिटिविटी का एक सेंटेंस में मतलब ये होता है कि भाई स्पेलिंग जैसी डिफाइन की है वैसी ही लिखो। भाई मैंने यहाँ अली इस तरह लिखनी पड़ेगी। अब देखिए मेरा एरर चला गया। और दूसरी चीज़, ये जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं ना, अभी आप बिगिनर हैं तो एक रूल बना लें, या चलिए छोड़िए, वहाँ मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा, एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पे लिखूँगा मैं इंपोर्ट navbar। ये वही navbar है या वही स्पेलिंग है जो यहाँ पे लिखी हुई है, सही है? इंपोर्ट navbar, सबसे पहले इंपोर्ट का कीवर्ड, फिर कंपोनेंट का नाम, यहाँ पे फ्रॉम, कि भाई इंपोर्ट करो कहाँ से। अब मैं